Welcome back once again, my dear students. Today we have to start a new chapter that's named oscillation. Okay. First of all, for this chapter we discuss about the term periodic motion. Then we discuss about the oscillatory and vibratory motion. Okay. So first of all, write down the name of the chapter, that is oscillations. Okay. This is the new chapter and the last unit of the class 11th. First term is periodic motion, or it is also known as harmonic motion. ये पीरियोडिक वर्ड पीरियड से आया है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड से। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मोशन रिपीटेड हो अगेन एंड अगेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को अगेन एंड अगेन रिपीट करे और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, जैसे एग्जांपल में देख लो, अर्थ का सन के अबाउट जो मोशन है वो रिपीटेड है कि नहीं बताओ, और उसका टाइमिंग भी फिक्स है 365.25 डेज अप्रॉक्स। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मोशन रिपीट हो रहा हो और वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो ऐसे मूवमेंट या मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक या फिर हार्मोनिक मोशन। ओके, जैसे क्लॉक देखो, क्लॉक की जितनी हैंड्स हैं, चाहे सेकेंड हैंड हो, मिनट हैंड हो या फिर आवर हैंड हो, इनका अपना एक फिक्स इंटरवल है रिपीट करने का कि नहीं? अपने पाथ को बोलो। तो इनके मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। तो डेफिनेशन इसकी यही बनेगी, सच अ मोशन विच रिपीट्स again and again after a definite time period लिख सकते हो, टाइम इंटरवल लिख सकते हो, is called harmonic मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये तो हमारा इसका डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल में लिख देना, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, मोशन ऑफ hands in a clock। ये तो हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन। इसके बाद हमें सीखनी है वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशन किसको बोलेंगे ये भी समझना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूवमेंट करे कि एक डेफिनेट पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो, बात समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी। उसी को वाइब्रेशंस कहेंगे। जैसे आप स्केल लीजिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए तो 2-4 बार ऐसे राउंड करेगी। सिंपल पेंडुलम देखो, ऐसे लेकर के ऐसे ले जाते हो, फिर लीव करते हो, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऐसे ऑसिलेट होगा कि नहीं होगा बताओ? तो ऑसिलेटरी तो है ही, रिपीट कर रहा है, लेकिन वो फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसलिए उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। तो सच अ मोशन विच रिपीट्स about a mean point and it is to and fro motion, then it is vibratory motion।
ये वाइब्रेटरी मोशन है, इतना नोट कर लीजिए। देखो वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल समझ लो, जैसे पेंडुलम क्लॉक देखी आपने, तो जो पेंडुलम का मूवमेंट है वो कैसा है, देखो वाइब्रेशन जैसा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करता है। गिटार बजाया, उसकी स्ट्रिंग जो मोशन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रिंग में वाइब्रेटरी मोशन होते हैं। तो एग्जांपल में अगर वाइब्रेटरी का लिखना हो कभी, तो वाइब्रेशंस या मोशन कह सकते हो, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, एक ये एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लो, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में इसको हम SHM कहते हैं। क्या कहते हैं भैया लोग, SHM। ये क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको समझ लें। देखिए इसमें हार्मोनिक वर्ड आया, मतलब पीरियोडिक मोशन तो होना ही चाहिए, बट थोड़ी कंडीशन और शामिल है इसमें। क्या, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पीरियोडिक हो, टू एंड फ्रो हो, ये भी समझना। सिंपल हार्मोनिक में क्या कहते हैं हम, टू एंड फ्रो मोशन हो, और इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करे जो हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पे लाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, रिस्टोर करने का प्रयास करेगा। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग होगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं, बाद में डेफिनेशन लिखाता हूं। जैसे सिंपल पेंडुलम जो हम लोग समझाते हैं ना, ये तो देखा होगा आप लोगों ने कभी। ये सपोज करो सिंपल पेंडुलम है हमारा, इसको आपने यहां से डिस्प्लेस किया, देखो ऐसे यहां ले जाके छोड़ दिया, तो वाइब्रेशन ऐसे होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो आप इस पॉइंट को क्या कहोगे, मीन पॉइंट कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ। मीन पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। जब यहां पर होता है ये बॉब, इसको बॉब कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये जो सिलेंडर है, वो सॉरी वो स्फीयर है, उसको बॉब कहते हैं। जब बॉब यहां पर है, मीन पोजीशन पर है, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जैसे ही बॉब मूव करते हुए इस तरफ को मूव करता है, देखो, तो जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स इसे यहां लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है रिस्टोरिंग की, तो किसी पर्टिकुलर जगह जाने के बाद ये बॉब रुक जाता है, और रुकने के बाद चूंकि इस पर ये फोर्स मैक्सिमम हो चुका है, एक्सट्रीम पे जाके फोर्स कैसा हो जाता है, मैक्सिमम, फिर ये वापस लाना शुरू करता है, और जब यहां आता तो फिर से F 0 हो जाता है, मीन पर ये फोर्स 0 हो जाता है। इस वजह से ये रुक नहीं पाया, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ करके जैसे इधर चलना शुरू होगा, फिर ये फोर्स बढ़ने लगेगा, और जब मैक्सिमम हो जाएगा फिर यहां पर F एक्सट्रीम पे जाके F कैसा हो जाता है, मैक्सिमम, फिर ये वापस इसको खींचने लगता है। यानी हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। इसकी जो वैल्यू है ध्यान रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान देना भाई बात को, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्शन उल्टा है। डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर। जब डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो फोर्स इधर अंदर को, यानी दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट ये काम करता है। तो इसलिए यहां माइनस आया। माइनस क्यों आया, समझ पाए बात। अगर हम थोड़ी देर डिस्प्लेसमेंट को एक्स सिंबल दे दें, देखो, तो हम प्रोपोर्शनल हटा देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स। तो ये देखो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ये बना। और वैसे फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, सुना होगा आपने। मास को उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ऐसा। यहां पर भी आप एक चीज देख सकते हो, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है। यहां के क्या है, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग के साथ ऐसी कोई इवेंट हो रही तो उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलने लगते हैं बस।
और m तो मास है, क्या है, मास ऑफ बॉब। यहां बॉब है सिंपल पेंडुलम में, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों कांस्टेंट चीजें होती। क्या बॉब का मास बदलता रहेगा क्या वाइब्रेशन करने में? मास तो सेम रहेगा ना। ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो हम इसको एक सिंगल कांस्टेंट की तरह सोच सकते हैं कि नहीं, बताओ। अब इस कांस्टेंट को अगर रिमूव करोगे तो फिर से प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देखो ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ। तो यहां से मैं कंक्लूजन में पहुंच गया, देखो कि एक्सीलरेशन जो है, ध्यान देना भैया लोग, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान दो, इस बात पे ध्यान दो भाई। एक्सीलरेशन अगर कभी प्रूव हो जाए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली और माइनस के साथ, तो ये प्रूव होता है कि यहां पर एसएचएम हो रहा है, इसकी गारंटी हो जाती है। इसको हम कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। अगर कभी आगे फ्यूचर में हम किसी भी जगह ये प्रूव करना चाहेंगे कि एसएचएम हो रहा है, तो हम किसी तरह मैनेज करके ये लाइन प्रूव कर देंगे कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बनेगा। देखो जरा ध्यान देना प्लीज, टाइम पीरियड बनाना चाहता हूं मैं। अगेन ये डेफिनेशन के अभी लिखना कुछ नहीं, मैं ऊपर बहुत कुछ लिखाऊंगा, मैं पहले मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो दोबारा से हम यहां से उठा रहे हैं, एक्सेलरेशन जो निकला था माइनस के बाई एम निकला है ना, इस के बाई एम को हम लोग लेट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या लेट कर लेते हैं? लेट के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअल में इसकी जब डायमेंशन निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होता है, इसलिए उस हिसाब से लेट करते हैं। तो यहां से देखो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनने वाला, देखो रूट ऑफ के बाई एम आ जाएगा कि नहीं, बताओ। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, पढ़ा है आपने पीछे सर्कुलर मोशन में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, याद है किसी को? 2 पाई बाई टी भी तो कहते हो टाइम पीरियड के साथ, 2 पाई एन फ्रीक्वेंसी के साथ, या 2 पाई बाई टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना लो। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू बना 2 पाई यहां आ जाएगा रूट एम बाई के। अगर कभी हम एसएचएम यूज करें तो हम इस तरह का फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, या इसी को हम एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। पीछे जहां एम बाई के है देखो, वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, जरा देखो एम बाई के जो पीछे हमने जहां पर यहां बनाया, देखो इसको अगर एम बाई के बनाना है मुझे, ध्यान देना, तो एम ऊपर जाएगा के डिवाइड में जाएगा तो एक्स बाई ए आएगा कि नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। देखो तो एक्स बाई ए यहां पर यूज करेंगे हम लोग एम बाई के की जगह। तो अब अगर इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखो या और करके, तो 2 पाई रूट एक्स बाई ए कह सकते हो कि नहीं, बताओ। एम बाई के को रिप्लेस कर दिया एक्स बाई ए से। अच्छा एक्स है क्या एक्चुअल में? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है? एक्सीलरेशन है। बताओ भैया जी, ये भी एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो गया एसएचएम में। इसको आपको एज ए फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं डेफिनेशन पे। अभी हमारी डेफिनेशन बाकी है, उसके बाद ये सब नोट करना है, ठीक है। डेफिनेशन की बात हम कर रहे थे, कहीं हेडिंग पढ़ी, ये पढ़िए कि एसएचएम क्या है। तो सुनिए जरा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गिव्स टू एंड फ्रो repeated motion about a mean point with fixed time period। इतना तो पीरियोडिक में भी था। अब एक चीज और, एंड under a restoring force which is directly proportional
displacement and directed towards mean point. Then this motion is called SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं? SHM. अब हम देखो मेन बात समझ लेना फिर से, मेनली 3 फैक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं. कंडीशंस, देखो थ्योरेटिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, कंडीशंस फॉर एसएचएम. एसएचएम के लिए क्या जरूरी है, मैं ये बात कर रहा हूं. ये जो डेफिनेशन में बोला यही सब बताना है मुझे. सबसे पहली बात, मोशन कैसा हो? टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मोशन. टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन मोशन. पहली बात, अबाउट मीन पॉइंट. तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई. हम एसएचएम बोले, ये डेफिनेशन में ये सब चीजें आई हैं. दूसरी बात हमें यहां कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि ये जो मोशन हो रहा है इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स या एक एक्सेलरेट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? बताओ. फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन होगा ही. यानी इस पर एक फोर्स काम करे, रिस्टोरिंग फोर्स काम करे, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. एक कंडीशन ये है. रिस्टोरिंग फोर्स और ब्रैकेट में इसके लिए वहां वर्ड और एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर लेना. एक्सेलरेशन. रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली proportional to displacement. ये सेकेंड कंडीशन. थर्ड पॉइंट और ध्यान देना, फिर ये चीज लिखना है. देखो डायरेक्टली तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के एफ प्रोपोर्शनल एक्स, लेकिन हमेशा इसकी डायरेक्शन किधर को रहेगी? रिस्टोरिंग की, मीन की तरफ. इसको कैसे डिनोट करेंगे? निगेटिव के साथ. निगेटिव यही बताता है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट से उल्टा, मतलब मीन की तरफ. तो इट इज डायरेक्टेड. इट इज मतलब किसके लिए यूज किया है? रिस्टोरिंग फोर्स के लिए. इट इज डायरेक्टेड या इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पॉइंट. ये 3 पॉइंट्स हैं जो कंडीशन बताते हैं. ये थ्योरेटिकली बातें हो गई कंडीशंस, और वो अकेले सिंगल कंडीशन जो लास्ट में बताई थी उससे डिनोट हो रहा है. नाउ अब आप ये पूरी बातों को लेते हुए इसको पूरा यहां से नोट कर डालें. देखो टाइम पीरियड के बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. कभी कभी आ सकता है, आपके से कहीं पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, कंपटीशन में हो सकता है. एनीवे मतलब आपको जानना है, बस नॉलेज है तो आप सक्सेस अपने आप पा जाओगे. हमेशा आपको कलेक्शन किसका करना है? नॉलेज का. अचीवमेंट तो ऑटोमेटिक आते हैं. अगर आप नॉलेजफुल नहीं है ना तो अचीवमेंट नहीं आएंगे. सरस्वती की तपस्या करिए, लक्ष्मी अपने आप मिलेगी. और जो केवल बिना सरस्वती की लक्ष्मी पा जाता है ना, वो खुद भी बर्बाद हो जाता है. समझ गए? क्योंकि वो फिर उसको मैनेज नहीं कर पाता है. धन के साथ बहुत तरह के दुर्गुण आ जाते हैं मनुष्य के अंदर. उनको कंट्रोल करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है. तो केवल धन नहीं इकट्ठा रखें, ज्ञान इकट्ठा करें, धन को अपने आप मैनेज करना सीख जाएंगे. तो चलिए मैं बात करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम की. यहीं से स्टार्ट होगा. फिर से एक बार इसी जगह से हम आगे प्रोसीड करेंगे. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स तो मैंने सिखाई दिया था आपको. और F को क्या लिखते हो? में माइनस के एक्स. और ए जो होता है ना वो एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन आपको नॉलेज होना चाहिए. सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये पीछे बता चुका हूं मैं. ये सब बातें हम बता चुके हैं, दोबारा में बतानी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोग को. तो देखो m और a को मैंने क्या लिख दिया? d2x बाई dt2. एक्सेलरेशन का डिफरेंस मतलब जो है ये डिफरेंशियल फॉर्मेट है. तो इसमें m उस तरफ ले जाओ तो d2x बाई dt2 बन के आया माइनस k बाई
एम ऑफ एक्स, और के बाई एम को मैंने पीछे क्या लेट किया था, ओमेगा स्क्वायर, यहां फिर से लेट कर लो उसी बात को, तो d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां पर हमने ओमेगा स्क्वायर लेट किया के बाई एम को, तो इसको इस तरफ ले आओ पास करके, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह का जो स्टाइल होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर कभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना ले जाएं किसी तरह ये वाली, तो भी हम कह सकते हैं मोशन कैसा है, एसएचएम है। तो हम कह देंगे दिस इज द differential equation of SHM। नोट डाउन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है SHM से रिलेटेड, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल इस तरह लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ SHM। टर्म्स लिख दो, टर्म्स। इसमें सबसे पहला जो टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सुना होगा वैसे आप लोगों ने, सुना तो बहुत होगा, है ना। इसको जानने के लिए मैं सिंपल पेंडुलम के ही कॉन्सेप्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसी से हम सब बातें समझाएंगे आपको। ये बॉब है ना, बॉब को अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और लीव कर देंगे, तो इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ये जो एंड पॉइंट है इनको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट है ये। और यहां से जब इधर चलता है या इधर चलता है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब तक बीच में कहीं तब तक वो डिस्प्लेसमेंट है, और जब पीक पे पहुंच गया तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ध्यान देना प्लीज, चाहे इस साइड मैक्सिमम ले लो चाहे दूसरी तरफ, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी वास्तव में एम्पलीट्यूड है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, बट ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन यही कहेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा भैया, एम्पलीट्यूड वर्ड है तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए लेटर। किससे डिनोट करेंगे, ए। अच्छा ये है तो डिस्प्लेसमेंट ना, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर नहीं होनी चाहिए, बताओ। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एल। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टर्म हमारा है टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल। देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेशन वाइब्रेटरी है तो वाइब्रेशन है। वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख दो। यहां पर अगर चेक करना हो तो जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां से चला 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 वहां गया वापस आया, इस पूरे में जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इसको एक और तरीके, जैसे यहां से चला, सपोज करो यहां गया, फिर यहां से बैक हुआ, फिर यहां गया, फिर यहां जब आया देखो, तब इसको एक टाइम पीरियड बोलोगे आप। ये जब एसएचएम का कभी प्रैक्टिकल करिएगा तो ये प्रिकॉशन रखिएगा हमारी तरफ से, मैं आपको बता देता हूं। अक्सर बच्चे मीन पॉइंट की जगह से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, मतलब गया फिर गया उस तरफ, फिर आया तो 1 फिर 2 ऐसे बोलते हैं। इसमें कभी कंफ्यूजन हो सकता है। कहो इधर से आया हो तो तुम उसको काउंट कर ले जाओ, मीन पे वो 2 बार दिखेगा तुम्हें ना एक ही ऑसिलेशन में। हमेशा एक्सट्रीम की तरफ से कैलकुलेशन करिए। जैसे जब ये यहां आ जाए वहीं से स्टॉप वॉच ऑन करिए, 1-2 ऑसिलेशन तो पहले हो जाने देना करिए, उसमें डिस्टर्बेंस रहता है, फ्लक्चुएशन होता है। किया प्रैक्टिकल कि नहीं किया अभी आपने, जिन्होंने नहीं किया अगर कभी करें तो समझ लेना, 1-2 ऑसिलेशन तो पहले लीव हो जाने दो, मतलब ऐसे छोड़ दिया तो 1-2 बार वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, नाचता है इधर उधर, फिर वो फ्लो में आता सटीक। तो 1-2 बार मूव हो जाने दो, फिर जब एक साइड आ जाए वहीं से स्टॉप वॉच ऑन करें, और फिर वो जाएगा, फिर वापस आए तो बोले 1 फिर 2, अप्रोक्स 20 ऑसिलेशन के हिसाब से सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो फिलहाल तो यहां पे बात करा था टाइम पीरियड, तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन
the time taken to complete one oscillation or one vibration is called time period. Okay, it is denoted by capital T. अब इसका तुम्हें यूनिट और डायमेंशन बताऊं क्या मैं? टाइम पीरियड का टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टी होगा। इसके बाद आता है टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझ लो भाई। 1 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में जितनी बार ऑसिलेशन या वाइब्रेशन हो जाए, अगर पूरा 2 हो गए तो हो गया 2 फ्रीक्वेंसी, और आधा ही घूम पाया तो हाफ हो गई। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 second is called frequency, denoted by, देखो सिंबल समझ लेना इसके क्या क्या होते हैं। कभी कभी एन से डिनोट करूंगा, कभी कभी एफ से डिनोट कर दूंगा, किसी जगह इसको न्यू से डिनोट किया जाएगा। ये सिंबल न्यू है, ग्रीक भाषा का है न्यू। तो ये सभी यूज होते हैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। अब इसकी यूनिट्स लिख लो, हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, साइकिल पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एसेट्रा। नोट कर लो। देखो फार्मूले वाइज अगर हम बात करें इसी को, फ्रीक्वेंसी को, n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ध्यान रखना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ये भी लिख सकते हो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ओके। इसको एक और तरीके लिख सकते हो, देखो आपको याद होगा, हम इसको बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस टर्म को जान लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये भी जान लो। लेकिन कभी न्यूमेरिकल में बोल दिया जाए फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या फाइंड करना है एक्चुअल में? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा होता है 2 पाई n, एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये दूसरा फॉर्मूला है। कभी कभी हम ओमेगा को थीटा से भी फाइंड करते हैं, थीटा बाई टी, जो टाइम टेकन है एंगल कवर करने में। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या रहती है? हाँ, उसकी हर्ट्ज है, लेकिन इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियन पर सेकेंड। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो रेडियन की तो होती नहीं कोई डायमेंशन, और पर सेकेंड की हो गई टी इनवर्स। इसके बाद एक टर्म आता है, ध्यान रखना, वेवलेंथ। ये तो आप बहुत जानते होगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। वेवलेंथ को 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। ट्रांसवर्स अगर वेव होती है, कभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो ध्यान रखना क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, देखो अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, देखो तो उसकी इस तरह कंडीशन दिखेगी आपको। ये जो पीक है इनको क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई जी? क्रिस्ट। और जो नीचे डाउन है इनको ट्रफ बोलते हैं। तो 2 सक्सेसिव क्रिस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बिटवीन जो इंटरवल है, ये क्या बोला जाएगा? वेवलेंथ। एक तो ये स्टाइल हो गई वेवलेंथ को डिफाइन करने की। अगर यही वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। देखो कंप्रेशन मतलब बहुत क्लोजर पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, रेयर फ्रैक्शन में डिस्टेंस पर होते हैं, फिर डिस्टेंस, फिर क्लोजर, ऐसे। तो अगर इसमें हम बात करेंगे तो देखो ये जो कंप्रेशंस हैं, ये कंप्रेशन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस के बिटवीन की डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? वेवलेंथ। और ये होते हैं रेयर फ्रैक्शंस। ये क्या होते हैं?
इनके बिटवीन भी ये वेवलेंथ होता है, इनको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो चलिए यहां भी डेफिनेशन बताऊंगा अभी मैं। एक और तरीका है, अगर कोई डिस्टरबेंस वन टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ध्यान रखना, वन टाइम पीरियड में, वेव से या वेव के लिए बोलोगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टरबेंस इन वन टाइम इंटरवल इज नोन एज वेवलेंथ। ये 3 टाइप से इसकी डेफिनेशन है, मैं तीनों ही लिख रहा हूं, इसके सामने पहले इसकी लिखता हूं। तो हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक तो ये बात हो गई। अगर यही इसी तरह बोले तो हम कहेंगे, इसमें अगर आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, बीच में और लगा देना। फिर इस पे आ जाओ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टरबेंस in one time period is called wavelength। इसको डिनोट किससे करोगे? हाँ, लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। यूनिट अच्छा देखो, यह है क्या? वेव लेंथ। वेव को धीमे बोलो, फिर बोलो लेंथ। तो क्या है? लेंथ है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला एल। क्लियर बात? एक और सबसे खास बात बच गई, जिसको बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज एंगल। और जान लो, या फेज। फेज एक ऐसा फैक्टर होता है वेव या ऑसिलेशन में, जो मीडियम के डिस्टरबेंस या पार्टिकल के डिस्टरबेंस की पोजीशन डिनोट करता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन डिनोट करता है। मतलब समझना, इसको मैं डायग्राम से बताना चाहता हूं। जैसे सपोज करिए ये एक वेव है हमारी, अगर कोई पार्टिकल इस जगह पर है तो इसकी एक तो पोजीशन है अपवर्ड फ्रॉम द मीडियम या मीन पॉइंट, और दूसरा इसका मोशन किस तरफ को है? अपवर्ड ही मोशन भी है। देखो, पोजीशन भी अपवर्ड यहां पर है और मोशन भी ऊपर है। लेकिन इसकी अगर इस जगह पार्टिकल होता, सपोज करो यही पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, तो इसकी पोजीशन तो अभी भी अपवर्ड है, लेकिन मोशन की डायरेक्शन किधर को है? डाउनवर्ड को है। बात समझ पा रहे हैं? यानी जो फेज होता है वो एक साथ दो चीजें डिनोट कर रहा होता है। तो हम कहेंगे सच फैक्टर which tell us the position and direction of motion of a vibrating particle is called phase angle, okay? It is denoted by phi। इसके लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करेंगे phi। अब यूनिट समझ लो, ये एंगल है ना, है क्या ये एंगल? तो यूनिट क्या रहेगी इसकी? रेडियन या फिर डिग्री। क्या रहेगी? हाँ, ऐसा यूनिट रेडियन रहेगी। और डायमेंशन बताओ, कोई बताएगा? अरे यार, एंगल डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। ये सब बातें याद रखा करो, नोट करो।